13 सितंबर 1948 भारत के दक्षिण में एक शासक था जिसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि वह पूरे देश को हिला सकता था। उसका नाम था मीर उस्मान अली खान, जो हैदराबाद के निजाम था। जहां 15 अगस्त 1947 को भारत आजादी का जश्न मना रहा था, वहीं हैदराबाद के निजाम शासक अपने काले मंसूबों को अंजाम देने के लिए प्लान बना रहा था। भारत तो आजाद हो गया था, लेकिन निजाम हैदराबाद को एक और पाकिस्तान बनाने के लिए अपने सैनिकों को इकट्ठा करके भारत के साम्राज्य को विभाजित करना चाहता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च करके उसके सपनों का साम्राज्य 5 दिनों में धराशायी कर दिया। लेकिन असली सवाल यह है कि हैदराबाद का निजाम भारत से अलग क्यों रहना चाहता था? क्या वह सिर्फ भारत से नफरत करता था? यह एक ऐसी कहानी है जो भारत की आजादी का एक अभिन्न अध्याय लिखा जा चुका है। लगभग 200 सालों तक भारत को लूटने के बाद अंग्रेज तो भारत छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते भारत को टुकड़ों में बांट गए ब्रिटिशर्स ने माउंटबेटन प्लान और रेड क्लिफ लाइन के जरिए भारत को हिंदू एंड मुस्लिम मेजॉरिटी के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि ब्रिटिशर्स ने भारत की प्रिंसली स्टेट्स को भी अलग देश बने रहने का ऑप्शन दे दिया था। यानी प्रिंसली स्टेट्स चाहती तो वह अपना एक अलग देश खड़ा कर सकती थी। ऐसे ऑप्शन को देखकर जम्मू एंड कश्मीर और जूनागढ़ के राजाओं के साथ साथ हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान की नीयत भी फिसल गई और वह हैदराबाद को अल मुल्क बनाने की मांग पर डट गए। हैदराबाद को अलग देश बनाने की जिद का कारण कुछ और नहीं बल्कि निजाम की बेशुमार दौलत ही थी। निजाम उस्मान अली इस कदर धनवान थे कि उनकी रईसी के चर्चे अमेरिका की टाइम्स मैगजीन तक में शुमार थे। निजाम उस्मान अली एक समय पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। उनके पास अपनी खुद की सेना, खुद का रेलवे नेटवर्क, यहाँ तक कि उस्मानिया सिक्का के नाम से खुद की अलग करेंसी भी थी, जिसकी वैल्यू ब्रिटिश पाउंड से भी ज्यादा थी। इसी दौलत के सहारे निजाम और उनकी पुरानी पीढ़ियां अंग्रेजों को खुश करती आई थी और इसी कारण ब्रिटेन की उन पर हमेशा से मेहरबानी भी रही थी। निजाम उस्मान अली को इसी दौलत और रईसी का घमंड था। उन्हें लगता था कि वह अभी भी दौलत के बलबूते वह कुछ भी कर सकते हैं। दौलत और सत्ता के नशे में इस कदर निजाम उस्मान अलचूर थे कि उन्हें जनता की पुकार भी नहीं सुनाई दी। कासिम रजवी हैदराबाद के निजाम के शासन के तहत एक खतरनाक संगठन के प्रमुख थे। उसे कहते थे रजाकार। ये लोग खुलेआम सड़कों पर हिंदुओं को मारते थे, ट्रेनों को रोकते थे, यात्रियों को लूटते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे और रजवी का भड़काऊ भाषण सब कुछ और भी बदतर बना रहा था। हैदराबाद बस हिंसा और नफरत की आग में जल रहा था। हैदराबाद के लोग सिर्फ निजाम के गुरूर और मनमाने के शिकार नहीं थी, बल्कि उन पर सबसे ज्यादा जुल्म ढाले का काम निजाम के रजाकार कर रहे थे। रजाकार वह फौज थी जिसका मकसद 80% से ज्यादा हिंदू मेजॉरिटी वाले हैदराबाद में जोर जबरदस्ती से निजाम के सिंहासन को कायम रखना था। आजादी के समय इसकी कमान कासिम रिजवी के हाथ में थी, जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का प्रेसिडेंट भी था। एक तरफ जहां भारत आजाद हो रहा था और हमारे लीडर्स भारत को जोड़ने की हर कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर निजाम उस्मान अली और कासिम रिजवी हैदराबाद को पाकिस्तान की तरह एक इस्लामिक देश बनाना चाहते थे। भारत सरकार ने बातचीत की कोशिश की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के अलग अलग रियासतों को एकजुट कर रहे थे, उन्होंने निजाम को समझाने की कोशिश की, लेकिन निजाम बातों से मानने वाला नहीं था। वह तो अपने सपने में पूरी तरह खो गया था। इसलिए भारत सरकार को एक नया रास्ता अपनाना पड़ा। 29 नवंबर 1947 को एक समझौता हुआ, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इसके तहत तय हुआ कि हैदराबाद के आंतरिक मामलों पर निजाम का नियंत्रण रहेगा, जबकि बाहरी मामले, रक्षा और संचार भारत सरकार के हाथ में होंगे। लेकिन निजाम ने एक शर्त रख दी, भारतीय सेना हैदराबाद में नहीं आएगी, हैदराबाद की सुरक्षा वह खुद संभालेगा। और इस शर्त के पीछे निजाम की एक नापाक साजिश छिपी हुई थी। जब भारत सरकार का ध्यान दूसरी ओर था, तब निजाम ने शुरू कर दिया अपने असली काम। उसने भारत के खिलाफ लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान से संपर्क स्थापित किया, फ्रांस से 6 लाख राइफलें और 3 लाख मशीन गन मंगवाने की कोशिश की। जब भारत को इस बारे में पता चला, तो भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार की मदद से यूरोपीय देशों को हथियार सप्लाई करने से रोक दिया। अब निजाम का रुख पाकिस्तान की ओर हो गया और पाकिस्तान ने भी निजाम को झूठी उम्मीद दी कि अगर भारत के साथ कोई जंग हुई तो दुनिया की सभी इस्लामिक देशें हैदराबाद का साथ देंगी। इसी लालच में निजाम ने पाकिस्तान को 200 करोड़ रुपए का कर्ज भी दे दिया।
पाकिस्तान की मदद से सिडनी कॉटन नाम के एक पायलट और आर्म्स डीलर ने कराची से हथियार भरकर हैदराबाद के चार मीनार, बीदर और वरंगल जैसे इलाकों में पहुंचाने शुरू कर दिए। कासिम रजवी तो पहले से ही अपना आतंक चला रहा था, अब निजाम के पास हथियार भी आ गए। हैदराबाद की जनता, खासकर हिंदू, बेजबानी सह रहे थे। इस सब को देखते हुए सरदार पटेल का सब्र टूट गया। वह समझ गए कि अब बातचीत से कुछ नहीं होगा, किसी स्ट्रांग एक्शन की जरूरत है। लेकिन समय भी सही नहीं था। जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन किसी भी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ थे। फिर 21 जून 1948 को माउंटबेटन भारत से चले गए और 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई। पाकिस्तान शोक में डूब गया। इसी समय पटेल को एक सुनहरा मौका दिख गया। 13 सितंबर 1948 की सुबह ठीक 4 बजे भारतीय सेना ने हैदराबाद के चारों ओर से प्रवेश कर दिया। यह था ऑपरेशन पोलो पटेल। एक बहुत चालाक और जीनियस इंसान थे। उन्होंने इसे पुलिस एक्शन कहा, मिलिट्री एक्शन नहीं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र और कोई अन्य देश को हस्तक्षेप करने का कोई बहाना नहीं मिला। 36,000 भारतीय सैनिकों को हैदराबाद के राज्य में भेजा गया था। मेजर जनरल JN चौधरी की अगुवाई में सेना सोलापुर से घुसी। मेजर जनरल अजीत रुद्र की कमान में सेना विजयवाड़ा से आई। हर ओर से सेना ने हैदराबाद को घेर लिया। हैदराबाद शहर के अंदर घबराहट थी। निजाम के समर्थक ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। भारतीय सेना की तेजी से आगे बढ़ती भीड़ ने शहर को घेर लिया। मस्जिदों से अजान की आवाज आ रही थी और सड़कों पर सैनिकों की कदमों की गूंज। यह एक अजीब और डरावना समय था। पहला हमला नलदुर्ग फोर्ट पर हुआ। कुछ ही घंटों में भारतीय सेना 61 किलोमीटर आगे बढ़ गई। निजाम की स्टेट फोर्स और रजाकार दोनों ही भारतीय सैनिकों के सामने कमजोर पड़ गए। निजाम के पास 2 लाख रजाकार और 24,000 स्टेट फोर्स के सैनिक थे, लेकिन भारतीय सेना के 36,000 सोल्जर्स के आगे वे सब बेमानी साबित हुए। जब पाकिस्तान को इस खबर मिली तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली की बेचैनी आसमान छूने लगी। उन्होंने अपने सैन्य अधिकारियों से पूछा, भारत पर हमला करें? लेकिन पाकिस्तानी सेना अब भी इसके लिए तैयार नहीं थी। इसलिए पाकिस्तान हिलकर रह गया। कोई हस्तक्षेप नहीं। सिर्फ 5 दिन 17 सितंबर 1948 को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। हैदराबाद भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। इस ऑपरेशन में 1300 से ज्यादा रजाकार और 800 से ज्यादा निजाम की स्टेट फोर्स के सैनिक मारे गए। 66 भारतीय सैनिक भी शहीद हुए। दूसरी ओर कासिम रजवी और उसके लगभग 18,000 रजाकार को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। रजवी को 9 साल की सजा हुई। साल 1957 में उसे रिहा किया गया और 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया। पाकिस्तान ने कासिम रजवी को अपने यहाँ शरण दे दी, लेकिन जाने से पहले रजवी ने अपनी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी को सौंप दिया। आज आप इसी पार्टी को AIMIM के नाम से जानते हैं, जिनका लीडर असादुद्दीन ओवैसी है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो भी निजाम को एक संदेश था। हैदराबाद में उस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे, जो निजाम की शान और शौकत की निशानी थी। ऑपरेशन पोलो का नाम रखकर पटेल ने जैसे कहा था कि दिनों बदल गए महाराज, अब शान और शौकत का समय खत्म। अगर सरदार पटेल ने सही समय पर यह कदम न उठाया होता तो आज भारत के बीचों बीच एक और पाकिस्तान होता, एक अलग इस्लामिक देश, जो भारत के लिए हमेशा एक कैंसर की तरह खतरनाक साबित होता। लेकिन पटेल के दृढ़ निर्णय और सैन्य क्षमता की वजह से हैदराबाद भारत का एक महत्वपूर्ण अंग बना। आज हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। यह भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। 17 सितंबर को हर साल हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उस लड़ाई की याद दिलाता है जो भारत की एकता के लिए लड़ी गई थी। यह दिन उन 66 सैनिकों की कुर्बानी की याद दिलाता है जिन्होंने भारत को एक रखने के लिए अपनी जान दे दी।